गरीबी ही गरीबी को जन्म देती है। याद रखिएगा कि एक गरीब घर में जन्म लेने वाला बच्चा, ठीक है, अच्छी शिक्षा उसको नहीं मिल पाता, अच्छी फैकल्टी नहीं मिल पाती, वो सारी चीज़ें नहीं मिल पाती जो एक अमीर के बच्चे को मिलता है, जिस कारण वो बच्चा धीरे धीरे, यानी कि वो कहते हैं ना कि शुरू से ही जिम्मेदारियों को बोझ पे उसके ऊपर लाद दिए जाते हैं, जिसके कारण वो अपनी पढ़ाई कंप्लीट नहीं कर पाता और इसी के कारण वो अपने जीवन में आगे नहीं बढ़ पाता। दूसरा कंडीशन, कुछ बच्चे इस सीमा को तोड़ के आगे निकल जाते हैं। बस हम कुछ की बात कर रहे हैं, 1%, ठीक है, 1% गरीब नहीं रहता है, 1%, लेकिन 99% बच्चे ऐसे होते हैं, अरे जिनके घर में कहते हैं ना कि एक आदमी कमाने वाला होता है, 200 रुपया अगर वो प्रतिदिन कमा रहा है तो कैसे चलाएगा अपने परिवार को? वो अच्छे से जब खाना नहीं खिला सकता है तो अपने बच्चे को कैसे पढ़ाएगा? और वो बच्चा जब नहीं पढ़ेगा तो क्या करेगा? वही करेगा जो उसका पापा कर रहा है, ठीक है। तो इसी याद रखिएगा, गरीबी ही गरीबी को जन्म लेती है। एक गरीब घर में जन्म लेने वाला बच्चा आगे चल के वो क्या बनता है? वो गरीबी बनता है। कैसे बनता है? क्योंकि वो अच्छी शिक्षा प्राप्त नहीं कर पाता, अच्छा स्किल नहीं सीख पाता, जिसके कारण वो अपने जीवन में वो क्या करता है? वो गरीबी रह जाता है, ठीक है। तो चलिए, इतना चीज़ तो समझ में आ गया, गरीबी ही गरीबी को जन्म देती है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, अर्थव्यवस्था की संरचना को कितने भागों में बांटा गया है? अर्थव्यवस्था की संरचना को कितने भागों में बांटा गया है? तो याद रखिएगा, इसे 3 भागों में बांटा गया है। इसे 3 भागों में बांटा गया है। पहला है प्राथमिक क्षेत्र। प्राथमिक क्षेत्र को, है ना, प्राथमिक क्षेत्र में कृषि, पशुपालन, मछली पालन, ये सारा चीज़ आ गया इसकी संरचना में। यानी कि हम जो चीज़ करते हैं ना, जो खेती से संबंधित होती है, वो अर्थव्यवस्था का पहला सेक्टर हो गया, ठीक है। हम खेती करते हैं, मछली पालन करते हैं, मुर्गा पालन करते हैं, बहुत सारी चीज़ों करते हैं, तो उसे हम प्राथमिक क्षेत्र के अंतर्गत लाते हैं। अब दूसरा क्षेत्र का मतलब, द्वितीय क्षेत्र का मतलब हो गया उद्योग धंधे। उद्योग धंधे का मतलब आप समझ रहे हैं ना कि बड़े बड़े फैक्ट्रियाँ लगाना, ठीक है, व्यापार करना, ये सब द्वितीय क्षेत्र में आता है, यानी कि सेकेंड सेक्टर। तो बड़ी बड़ी जो फैक्ट्रियाँ लगाई जाती है जिससे मालों का उत्पादन किया जाता है, उसे बेचा जाता है, उससे कमाया जाता है, ठीक है। चलिए, उसके बाद अगला आता है तृतीय क्षेत्र, जिसको हम सेवा क्षेत्र कहते हैं। अब सेवा क्षेत्र इसे हम क्यों कहेंगे भैया? तो हम इसीलिए कहेंगे क्योंकि इसके अंतर्गत आता है बैंक आता है, ठीक है, ट्रांसपोर्ट आता है, यानी कि परिवहन आता है। अब किसी बस में अगर आप अभी चढ़ते हो, मान लीजिए कि आप गए किसी बस में चढ़े, बस वाला आपको 20 किलोमीटर बाद उतार दिया, आपसे पैसा ले लिया, तो बताइए कि बस वाला आपको दिया क्या दिया? तो सेवा दिया। वो आपको एक जगह से बैठा के दूसरी जगह तक छोड़ दिया, तो उसे हम क्या कहेंगे? तृतीय क्षेत्र कहते हैं। तो तृतीय क्षेत्र को कौन से क्षेत्र कहा जाता है? तो सेवा क्षेत्र भी कहा जाता है। समझ में आ गया? प्रथम क्षेत्र, द्वितीय क्षेत्र और तृतीय क्षेत्र। अगला क्वेश्चन है, घरेलू उत्पाद, जीडीपी क्या है, ठीक है। तो याद रखिएगा, किसी भी देश में एक साल के अंदर उत्पादित वस्तुओं और सेवाओं को हम क्या कहते हैं? जीडीपी कहते हैं। यानी कि पूरे देश के अंदर, यानी कि बाहर नहीं जाना है, किसी विशेष वर्ष में, एक वर्ष में जो वस्तुएं और सेवाओं का जो उत्पादन होता है ना, उसे हम जीडीपी कहते हैं। बात समझे? चलिए, अगला क्वेश्चन है कि आय और उपभोग में क्या अंतर है? आय का मतलब इनकम होता है ना, उपभोग का खर्च करना, ठीक है। तो कोई व्यक्ति अगर काम करता है, जिसके बदले उसे पैसे मिलते हैं, वो पैसा लेता है, तो उसे हम आय कहते हैं, क्योंकि वो काम किया पैसे के लिए, उससे पैसे की ज़रूरत है ना, तो उसकी इनकम हो गई ना। वो कोई ना कोई काम करे, कोई व्यक्ति नौकरी कर रहा है, कुछ ही कर रहा है, तो क्यों कर रहा है? तो पैसे के लिए। तो जो पैसा उसे मिलेगा उसे हम आय कहते हैं, ठीक है। अब उपभोग किसे कहते हैं? तो जो व्यक्ति ने जो पैसा को कमाया है, वह व्यक्ति जो पैसा को कमाया है, वो पैसे को वो अपनी ज़रूरतों में खर्च कर देगा। जो कमाया उसको तो हम आय कहेंगे, लेकिन वो पैसे को घर लाया और पहले आया चौक पे मछली खरीदा, ठीक है, मछली खरीदा, चावल खरीदा, आटा खरीदा, तेल खरीदा, बहुत सारा चीज़ खरीदा, घर पे आया और ये सारा चीज़ करने के बाद वो क्या किया? धीरे धीरे वो पैसे को खर्च कर दिया, यानी कि अपनी ज़रूरतों को पूरा करने के लिए पैसा खर्च कर दिया। तो वो जो खर्च किया उसे हम उपभोग कहेंगे। आय का मतलब होता है कमाना, उपभोग का मतलब होता है उसी पैसे को खर्च करना। क्या कहलाता है? उपभोग। चलिए, अगला क्वेश्चन पढ़ते हैं कि प्रति व्यक्ति आय किसे कहते हैं? तो सरकार तो सीधा निकाल लेती है प्रति व्यक्ति आय है? तो कुल राष्ट्रीय आय होती है ना, यानी कि देश की जो एक साल की कमाई होती है ना, कुल जनसंख्या से भाग दे देते हैं और राष्ट्रीय आय निकाल लेते हैं कि हाँ भैया कि ये रहा लोगों का इनकम, एक आदमी हमारे भारत में इतना कमा लेता है। अगर हमारे भारत की जनसंख्या, हम तो भाई अब चीन को पीछे छोड़ दिए हैं, जनसंख्या में बहुत आगे निकल गए हैं, ठीक है। गर्व होना चाहिए हमें कि भैया जनसंख्या में हम किसको पीछे छोड़ दिए हैं? चीन को, ठीक है।
घबराइए नहीं, 5 साल के बाद फिर वही लहर आने वाला है, ठीक है, भुखमरी और बेरोजगारी, ठीक है। तो प्रति व्यक्ति आय में हम पढ़ेंगे, जैसे कि प्रति व्यक्ति आय का मतलब हो गया कि कुल जो देश की जो आय होती है ना, कुल जनसंख्या से भाग दे देते हैं और जो आता है उसी को हम प्रति व्यक्ति आय कहते हैं। लेकिन इससे देखिए सटीक पता नहीं चल पाता कि देश में गरीबी कितनी है। इनकम का कोई ज़रूरी नहीं है कि अब यहाँ पे हमारे भारत में अभी भी लोग बंधुआ मजदूर है, ठीक है, बंधुआ मजदूर है, यानी कि जो व्यक्ति को 9 से 5 काम करना है, 9 से 7 भी लोग काम करवा लेता है, 2 घंटा का पैसा गायब कर देता है, ठीक है। तो उसका पैसा देगा कौन भाई, कहाँ से आएगा? तो इनकम जो लोगों की है ना, कहा जाता है कि हमारे भारत में मिनिमम लोग ही हैं जो अच्छा खासा पैसा कमाते हैं, बाद बाकी लोग जो है ना मजदूर लोग हैं और उनको ना तो अच्छा काम मिलता है और अच्छा ना, यानी कि मनपसंद काम मिलता नहीं है, तो मजबूरी में वो दूसरे काम को ढूंढते हैं, जिसके कारण उनका शोषण होता है, ठीक है। चलिए, तो आपको सिर्फ पढ़ना था प्रति व्यक्ति आय, हम इसमें कुछ ज़्यादा ही आपको हम बता दिए हैं, ठीक है, कि आखिर कैसे होता है, ठीक है, कि मजदूरों का शोषण कैसे किया जाता है। अगला है, भारत में सबसे पहले राष्ट्रीय आय की गणना कब और किसने की थी? तो याद रखिएगा, भारत में सबसे पहले राष्ट्रीय आय की गणना दादा भाई नौरोजी ने 1868 में की थी, ठीक है। उस समय एक व्यक्ति की आय थी 20 रुपये, ठीक है। चलिए, अगला क्वेश्चन हम पढ़ते हैं कि राष्ट्रीय आय की गणना में होने वाली कठिनाइयों का वर्णन करें। अब सरकार जो राष्ट्रीय आय की गणना करेगी उसमें कौन कौन सी कठिनाई है, ठीक है। तो चलिए, कोई हम एक कठिनाई को इसमें थोड़ा हम पढ़ते हैं कि ये कठिनाई कौन सी है, ठीक है। तो इसमें सबसे देखिए मुख्य कठिनाई क्या है ना कि दोहरी गणना का मतलब, मान लीजिए कि सरकार, यानी कि सरकार और किसान, पहले हम किसान से शुरू करते हैं। एक किसान गेहूं का उत्पादन करता है, गेहूं का उत्पादन करने के बाद वो क्या करता है कि वो गेहूं को किसी व्यापारी के हाथ बेच देता है। मान लीजिए कि 20 रुपये किलो के हिसाब से उसने एक व्यापारी को गेहूं बेच दिया। वो व्यापारी क्या करता है कि 2 रुपया मुनाफा कमा के, ठीक है, वो 2 रुपया मुनाफा कमा के और वो मिल वालों के हाथ बेच देता है। वो मिल वाला 2 रुपया क्या करता है, उसको आटा बना देता है गेहूं का और उसे बोरा में पैक करके 5 रुपया मुनाफा कमा के क्या दुकान वाले के हाथ बेच देता है। अब दुकान वाला उसको क्या करता है कि वो कुछ मुनाफा लेके वो होटल वाला को दे देता है। होटल वाला डबल रोटी बना के और क्या करता है जानते हैं, 1 किलो आटा से लगभग 200, 300, 400 रुपया कमा लेता है, ठीक है। अब ये चीज़ तो समझ में आ गया ना कि वो गेहूं, उसका कीमत एक किसान के पास क्या था और होटल में जाने के बाद उसकी कीमत क्या है। गेहूं जब किसान के पास था तो उसकी कीमत था 20, लेकिन वही गेहूं का जब आटा पिसवा के आप होटल में खाएं तो उसका कीमत हो गया 200-300 रुपये केजी। अब यहाँ पे ये समस्या हो गई ना कि भैया गन्ना करे तो किसका करे, इसका करे या फिर उसका करे या बीच वाला को करे।